गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल खान एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स एक बार आ जाइए यहाँ पर और सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज जहाँ तक मैंने पढ़ाया था उसके आगे का पढ़ेंगे, पर उससे पहले एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ जो भी मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, तो सभी तैयार हैं? एकदम बढ़िया है, सब कुछ मस्त है। चलो ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो कल की क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया था, नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि टैक्सोनॉमी के अंदर हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं, यह कैसी ब्रांच है। बायो की एक ब्रांच है, एक शाखा है, पर क्या है। ठीक, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम टैक्सोनॉमी के बारे में बात करें तो इसको दो तरीके से बांट के हम पढ़ सकते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर अगर हम देखें तो पहला हो जाता है टैक्सो और दूसरा हो जाता है नॉमी। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम टैक्सो के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ग्रुप, जिसको आप हिंदी में समूह कहते हैं। और दूसरे नंबर पर नोमी का क्या मतलब होता है तो वो भी मैंने आपको बताया था, वो है नोमेनक्लेचर, है ना। नोमेनक्लेचर जिसको क्या कहा जाता है, नामकरण कहा जाता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु इस धरती पर हैं, उन सभी को सबसे पहले हमने क्या काम किया कि अलग अलग ग्रुप में बांटा। ठीक है, और ग्रुप में बांटने के बाद फिर हमने उनका नाम रखा और उसी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टैक्सोनॉमी कि अगर हम बात करें तो उसके कितने स्टेप होते हैं, कितने चरण होते हैं, ये भी कल मैंने आपको बता दिया था। बेटा ये मैं आपको नया टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ, ये जो मैंने आपको कल पढ़ाया था उसको रिवाइज करा रही हूँ। तो फटाफट से 5 मिनट के अंदर इसको हम रिवाइज करेंगे, फिर आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्गीकरण विज्ञान के बारे में। वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो जो वर्गीकरण होता है वह 3 स्टेप में होता है, 3 चरणों में होता है। सबसे पहले कौन सा होता है, पहला होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है कि इस धरती पर हमने किसी नई स्पीशीज, किसी नई प्रजाति को, जाति को, किसी प्राणी को पहली बार देखा है, पहली बार हमने उसकी स्पॉटिंग की है और उसको क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफिकेशन ये आपका पहला स्टेप हो गया, जिसको हम सभी क्या कहते हैं यहाँ पे, पहचान करना। दूसरे नंबर पर आता है क्लासिफिकेशन। उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या उसके लक्षण हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, उस आधार पर उन्हें अलग अलग ग्रुप में हमने रखा, उसे क्या कह रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण हम यहाँ पर कह रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने उसको एक साइंटिफिक नेम दिया, हमने उसको एक वैज्ञानिक नाम दिया और उसको क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। चलिए मैम ये रिकॉर्डिंग क्लास है, बाद में डिलीट तो नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी मैम। आज भी बफरिंग हो रही है? बिल्कुल भी बफरिंग नहीं हो रही है बेटा, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसीलिए आप देख सकते हो कि मैंने मोबाइल में, मैं चाहती तो बड़ी स्क्रीन में भी आपके कमेंट ओपन करवाती, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरे साफ तौर पर मोबाइल में ही ओपन किया है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई भी बफरिंग होगी तो वो मेरे फ़ोन पे भी दिखाई देगी। ठीक है, तो परेशान मत हो। चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको पॉइंट यहाँ पर बताया था कि हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अगर हम सभी टैक्सोनॉमी के बारे में बात करते हैं, वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं, तो वर्गीकरण के पिता इन्हें कहा जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, उनका नाम है कैरोलस लिनियस। ये मैंने आपको एक पिक्चर भी यहाँ पर दिखाई थी और साथ में मैंने आपको बताया था कि उनकी एक पुस्तक जो है, एक बुक है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरी, जिसके अंदर उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 2 जगत का वर्गीकरण बताया था। याद आया, 2 जगत का वर्गीकरण बताया था और पहला उनका था पादप जगत और दूसरा क्या था उनका, एनिमल यानी कि जंतु जगत, है ना। और क्या क्या उन्होंने बेसिस रखे थे, क्या क्या उन्होंने आधार रखे थे। तो पहला तो उन्होंने कहा था कि न्यूट्रिशन किस तरीके का है, जो अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं, जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की मदद से बना लें या कीमोसिंथेसिस की मदद से बना लें, वो सभी के सभी कहाँ पर आएंगे, प्लांट किंगडम के अंतर्गत आएंगे।
ठीक है। लेकिन जो लोग अपना खाना नहीं बना पाते, अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो कहाँ पर आएंगे? तो आंसर करना कि वो सभी आपके जंतु जगत के अंदर आएंगे। तो ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, वो सभी कहाँ पर आ गए? प्लांट किंगडम में। और जो अपना भोजन नहीं बना सकते, किसी और के ऊपर निर्भर होते हैं, जिन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, परपोषी कहते हैं, वो सभी कहाँ पर आ गए? तो आंसर करना एनिमल किंगडम यानी एनिमिलिया के अंतर्गत वह आ गए। तो यही क्या था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर दूसरा उन्होंने क्या कहा? पहला तो न्यूट्रिशन हो गया, पोषण हो गया। दूसरा उन्होंने क्या कहा? लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो एक जगह से दूसरी जगह जो जा रहे हैं वो सभी एनिमल हैं, जो नहीं जा पा रहे, एक जगह स्थिर हैं, उनको कहाँ पे रख दो? प्लांट में रख दो, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, और यही क्या है? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पर है। क्लियर है? तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है? चलिए मैम, नोट्स में आप जहाँ मार्क करके पॉइंट लिखते हैं वो पीडीएफ भी डाल दीजिए। मोना, मैं आपको एक बात बताती हूँ बेटा, मैंने जो कुछ भी कल आपको पढ़ाया है ना, सारा सब कुछ इम्पोर्टेंट है और सारा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने पीडीएफ में दिया है। अगर आप लोग यहाँ से क्लास करोगे, अच्छे से समझोगे और उस पीडीएफ को एक बार पढ़ लोगे तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो परेशान मत हो, एक बार फिर से ट्राई करना, पहले ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, फिर उस पीडीएफ को अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, चलो अब मैंने आप लोगों को ये भी कल की क्लास में बताया था कि जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात हम करते हैं तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ जीव ऐसे भी हैं जो कि प्लांट और एनिमल के बीच के हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जैसे युगलिना। अब उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो लक्षण हैं, वह कैसे होंगे? वो कुछ एनिमल्स की तरह भी होंगे, कुछ प्लांट्स की तरह भी होंगे। अब उनको हम कहाँ पर रखें, है ना? तो यहाँ पर तो प्लांट और एनिमल हो गया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें दोनों के कैरेक्टर हैं, दोनों की विशेषताएं, जैसे कि युगलिना, उनको कहाँ पर रखें? तो आने वाले समय में यह हुआ कि यह जो थ्योरी दी गई थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की, ये फेल हो गई। ठीक है, ये फेल हो गई। लेकिन मैंने कल भी बताया था कि आपके एग्जामिनर को बहुत प्यार है, तो यहाँ पर जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है सब कुछ इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो गया, तब बहुत सारे नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन यानी अलग अलग तरह के वर्गीकरण के बारे में बात की। और इसके बाद आता है यहाँ पर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 जगत का वर्गीकरण। 3 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको आंसर करना है यहाँ पे अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 जगत का वर्गीकरण इन्होंने यहाँ पर दिया। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, जब हम पर्यावरण पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी इनका बहुत नाम आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आप लोगों का पूछता है। नेक्स्ट, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी कौन से ईयर में हुआ था? तो ईयर जो है वो है 1860, लेकिन ध्यान रखना कि ईयर आपके एग्जाम में नहीं पूछता। सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 जगत का वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ उसी का ही ईयर, उसी का ही सन पूछा जाता है, बाकी किसी का भी नहीं पूछा जाता। लेकिन बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है, नहीं बताओ, जो नहीं लिखा है वही पूछना है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। पर पढ़ने वाले बच्चे हो आप सभी, तो मैं आपको बताऊं कि इसे याद करके ना दिमाग में ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ईयर के ऊपर प्रश्न नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ साइंटिस्ट के ऊपर प्रश्न पूछेगा और ये पूछेगा कि वो जो 3 किंगडम थे उनके क्या क्या नाम यहाँ पर थे। तो 2 के तो हमें ऑलरेडी पता है, जैसे कि अगर हम एनिमेलिया के बारे में बात करते हैं यानी जंतु जगत के बारे में बात करते हैं और प्लांटिंग यानी पादप जगत के बारे में बात करते हैं, तो ये तो ऑलरेडी हमको पता है। ये जो नया किंगडम यहाँ पर बना, इस नए किंगडम का क्या नाम था? तो लिखिएगा, इसका नाम है प्रोटिस्टा किंगडम यानी प्रोटिस्टा जगत। अब प्रोटिस्टा जगत में किस तरह के प्राणियों को रखा गया, किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया, ये भी तो बात होती है ना। तो देखो, जंतु और पादप रख दिए, पर कुछ ऐसे थे जो समझ ही नहीं आ रहे थे कहाँ पर रखे, जैसे कि युगलिना जिसमें प्लांट के भी कैरेक्टर हैं, एनिमल के भी कैरेक्टर हैं,
अमीबा की अगर हम बात करें तो उसमें भी दोनों के कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं, दोनों के लक्षण विशेषताएं हमको यहाँ पर ऑलमोस्ट दिखाई दे रही है। तो उसको हम कहाँ पर रखें? तो उन सभी को उठा करके कहाँ पर रख दिया गया? प्रोटिस्टा, कि भाई जंतु में डाल दो, पादप में डाल दो, और जो कहीं फिट नहीं हो रहे हैं उनको कहाँ पर रख दो? आप यहाँ पे प्रोटिस्टा में रख दो। और इस तरीके से बना यहाँ पर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 जगत का वर्गीकरण। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? एक बार आपके कमेंट देख लूँ मैं, मुझे बड़ी चिंता रहती है कि आप लोगों को समझ आया या नहीं। चलिए मैम, ये वीडियो कब तक रहेगी? बच्चा ये जो वीडियो रहेगी वो आपकी 1 साल तक रहेगी, है ना, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी मैं आप लोगों को थोड़ा कंफर्म करके यहाँ पे बताऊंगी कि कितने साल तक रहेगी। जहाँ तक मुझे पता है 1 साल तक तो रहती ही है, पर ऐसा मत करना कि आप लाइव क्लास में नहीं आ रहे हो, बाद में पढ़ रहे हो। नहीं, आप लाइव क्लास में आके पढ़ो तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जब आया तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं नहीं ये गलत है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई अगर हम फंजाई के बारे में बात करते हैं, कवक के बारे में बात करते हैं, तो उसको कहाँ रखें हम? हर किसी को हम प्रोटिस्टा में तो नहीं रख सकते। तो फिर यहाँ पर एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कॉपलेट, और इनका जो पूरा नाम था वो था हर्बर्ट एफ कॉपलेट। ठीक है, तो कॉपलेट की अगर हम बात करें, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये हर टीचर नहीं बोलता, लेकिन मैं बच्चों की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझती हूँ। बेटा अगर आपको पूरा नाम याद नहीं होता तो परेशान मत होना, बस आप क्या याद रख लेना? कॉपलेट। ठीक है, अब 1938 की बात है, तो कॉपलेट नाम के एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक नए तरीके का क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया, और जिसे क्या कहा गया यहाँ पर? 4 जगत का वर्गीकरण। 4 जगत का वर्गीकरण उसको यहाँ पर कहा गया। ठीक है, अब ये जो 4 जगत का वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया, यह कौन कौन से थे? तो उन्होंने क्या किया? अलग तरीके का वर्गीकरण दिया। पहला नंबर उन्होंने दिया मोनेरा को। ठीक है, दूसरा नंबर दिया उन्होंने प्रोटिस्टा को, तीसरा नंबर उन्होंने दिया यहाँ पर मेटाफाइटा को, और सबसे लास्ट में उन्होंने नंबर दिया यहाँ पर मेटाजोआ को। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सभी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की तैयारी में इतना हाई लेवल नहीं पूछता, लेकिन कुछ बच्चे पीसीएस के भी होंगे, उनमें पूछा जा सकता है। लेकिन एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कॉपलेंट तक जरूर पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है वह किसने दिया था? तब आपको आंसर करना है कॉपलेंट ने दिया था। कौन कौन सा दिया था आज तक नहीं पूछा है, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनमें पूछा जा सकता है। तो कुछ बच्चे दोनों एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी अगर आप सिर्फ एसएससी दे रहे हैं तो रिलैक्स रहिए, आप सिर्फ कॉपलेंट तक यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पर मैं एक टीचर हूँ, मेरा फर्ज है आपको एक स्टेप आगे पढ़ाने का, ठीक है, ताकि आप दूसरे बच्चों से ज़्यादा अच्छा कर पाए, एक रैंक बना पाए आप। तो इसको भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब मेटाजोआ, जोआ मतलब क्या हो गया? जू, यानी कि सभी तरह के एनिमल्स, है ना, जंतुओं के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। फाइटा मतलब क्या होता है? प्लांट्स, यानी कि पादप, यानी कि पेड़ पौधे। ठीक है, प्रोटिस्टा और मोनेरा, ये 2 इन्होंने यहाँ पर नया ग्रुप बनाया, और इसे हम क्या कहते हैं? 4 जगत का वर्गीकरण इसको हम यहाँ पर कहते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि 4 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? आंसर किसने दिया था? कॉपलेंट ने दिया था। तो हमें क्या क्या याद आया? 2 जगत का वर्गीकरण किसने दिया है? फटाफट से कमेंट में बताओ। कितने आज नींद आ रही है क्या आप सभी बच्चों को? कैसे आप आराम से सो रहे हैं? चलिए फटाफट से कमेंट करके आप लोग यहाँ पर बताइए फटाफट से। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम यहाँ पर 2 जगत के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो लिनियस ने दिया था। 3 जगत का जो वर्गीकरण है वो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। 4 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? कॉपलेंट ने दिया था। तो ये बेसिक जो है वो आपको याद होना चाहिए, इसके ऊपर आपका काफी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, चलो
अब फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम ये सब नहीं मानेंगे, ये तो बहुत ही मतलब आपने क्या लिख दिया है, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें, हम इसे नहीं मानेंगे। फिर यह थ्योरी भी फेल हो गई, है ना, पर फेल हो गई, पर हमें तो याद करना है क्योंकि हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है। अब ये थ्योरी फेल हो गई तो सबसे फेमस थ्योरी यहाँ पर आई, जो कि क्या थी यहाँ पर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत का वर्गीकरण। मोस्ट 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 जितने भी मोस्ट लगाने हैं लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको ना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आज के टाइम पर जितने भी साइंटिस्ट हैं, टीचर हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप सभी स्टूडेंट्स हो, यहाँ तक कि जो हमारी NCERT बुक है, जिसको हम क्या कहते हैं कि भाई एक सबसे प्रमाणिक पुस्तक है ना एजुकेशन फील्ड में, तो उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाता है, वहाँ पे जो वर्गीकरण पढ़ाया जाता है, वह किसके ऊपर बेसिक है, मतलब किसके ऊपर उसका आधार है, किसके ऊपर आधारित है। तो आंसर करना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत का वर्गीकरण। तो आज के टाइम पे जो भी हम पढ़ते हैं या वैज्ञानिकों ने, चाहे वो कहीं के भी हो, मतलब वर्ल्ड वाइड, इस पूरे 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 अगर अर्थ की हम बात करें, जो भी साइंटिस्ट हैं हमारे, उन सभी की अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड, तो सभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही आज मानते हैं, उसी को एक्सेप्ट किया गया है और उसी को ही पढ़ाया जाता है, उसी फॉर्मूला से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि आज के टाइम पर जो सर्वमान्य क्लासिफिकेशन है वह कौन सा है, तब आपको आंसर करना है कि वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी 5 जगत का वर्गीकरण। आई बात समझ यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, तो आपको आंसर क्या करना है, R.H. विटकर ने दिया था। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, R.H. विटकर ने दिया था। अभी तक मैंने आपको क्या कहा कि ईयर याद नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको ईयर याद करना पड़ेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, 1969 की अगर हम बात करें तो यह ईयर आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि 1969 में R.H. विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 जगत का वर्गीकरण दिया था। नेक्स्ट आपके एग्जाम में पूछता है कि ठीक है 5 जगत का वर्गीकरण दिया था, अब उनके नाम बताइए, है ना, अब उनके नाम बताइए। और हमेशा जब हम नाम याद करते हैं तो बढ़ते क्रम में हमें याद होना चाहिए, क्यों, अभी बताती हूँ। पहले नाम देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आता है मोनेरा किंगडम, ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है मोनेरा किंगडम यानी मोनेरा जगत। दूसरे नंबर पर आता है प्रोटिस्टा यानी प्रोटिस्टा किंगडम। फिर आता है फंजाई यानी कि कवक जगत। फिर आता है प्लांटी यानी पादप जगत, और सबसे लास्ट में आता है एनिमेलिया जिसे हम कहते हैं जंतु जगत, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे, अच्छा नहीं जगराता नहीं हो रहा है, आराम से आपको याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, फिर है फंजाई, फिर है प्लांटी और सबसे लास्ट में है एनिमेलिया। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जगत। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में याद होना चाहिए, इसलिए याद होना चाहिए कि जब हम विकास चक्र के बारे में बात करते हैं, जब हम उत्पत्ति यानी ओरिजिन या जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं, विकास चक्र कहते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यह माना गया है कि मोनेरा से ही प्रोटिस्टा बने, ठीक है, प्रोटिस्टा से ही कवक बने, कवक से ही आगे जाकर के इवोल्यूशन हुआ किसका, पेड़ पौधों का, और कुछ पेड़ पौधों से ही आगे जाकर के जंतु जगत आया, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में कभी पूछा जाता है तो ऐसा भी पूछा जाएगा कि ये पांचों नाम दे देंगे और कहेंगे कि इन्हें लाइन से लगाइए, इन्हें लाइन से लगाइए। तो क्या रहेगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ठीक है। चलो समझ आ गया यहां तक, ओके, क्लियर है बच्चों यहां तक। चलिए
एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। ठीक है, कब दिया? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, कब दिया? 1969 में। वो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उनके क्या क्या यहाँ पर नाम है? तो आंसर करना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम है, पहले नंबर पर मोनेरा, दूसरे नंबर पर प्रोटिस्टा, तीसरे नंबर पर कवक, चौथे नंबर पर पादप और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? जंतु जगत। और बढ़ते हुए क्रम में आपको याद रखना है। साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि आज के टाइम पे जो सर्वमान्य है, जो यूनिवर्सल है, जिसको आज हम एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, जिस प्रपोजल को हम स्वीकार करके चल रहे हैं, वह कौन सा है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आज के टाइम पे जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर हैं, जितने भी मेडिकल फील्ड के हैं, वो सभी किस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही पढ़ाई करते हैं? तो आंसर आपको करना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत का वर्गीकरण। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, याद हो गया सभी को? ठीक है, याद हो गया, चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब इसके आगे बढ़े। लेकिन ये वाली बात है ना कि जब कोई आप अच्छी चीज करते हैं तो ये तो हमें बढ़िया लग गई, बढ़िया सूट हो गई, तो हमने इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन जब 5 जगत का वर्गीकरण आया तब और भी वर्गीकरण आए, जैसे कि 6 जगत का वर्गीकरण। क्या आया यहाँ पर बेटा? 6 जगत का वर्गीकरण। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एक नया आया 6 जगत का वर्गीकरण, 6 जगत का वर्गीकरण। ठीक है, अब 6 जगत के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो ये भी वर्गीकरण काफी बढ़िया था, लेकिन आज के टाइम पे हम 5 जगत का वर्गीकरण ही स्वीकार करके चलते हैं, उसी को ही फॉलो करते हैं। लेकिन 6 जगत के वर्गीकरण भी आया, और 6 जगत का वर्गीकरण किसने दिया? 2 साइंटिस्ट ने मिलके दिया। एक का नाम था ग्रे और एक का नाम था डूलिटिल। तो ग्रे और डूलिटिल नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल करके 1982 में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 6 जगत का वर्गीकरण यहाँ पर दिया। पर ध्यान रखना, ईयर नहीं पूछता। तो अगर आप ईयर याद नहीं कर पाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका ईयर जरूर पूछेगा, पर 6 जगत का वर्गीकरण पूछेगा, साइंटिस्ट के नाम पूछेगा, लेकिन ईयर नहीं पूछेगा। ठीक है, अब ये जो 6 जगत के वर्गीकरण थे, यह कौन कौन से थे? नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर था जंतु जगत यानी कि एनिमेलिया या फिर एनिमल किंगडम। नेक्स्ट है यहाँ पर पादप जगत यानी प्लांट किंगडम। नेक्स्ट है यहाँ पर कवक यानी फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रोटिस्टा, जिसको हम सभी प्रोटिस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर यू बैक्टीरिया और फिर था यहाँ पर आर्चियोबैक्टीरिया। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर 6 अलग अलग किंगडम बताए। एक चीज और बता दूं बेटा, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपसे सिर्फ प्रश्न कितना पूछा जाएगा? आपसे सिर्फ प्रश्न इतना ही पूछा जाएगा कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? ग्रे और डोलिटिल ने। ये 6 के नाम अगर आपको याद नहीं होते, ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर आपको याद नहीं होता तो घबराने की बात नहीं है, ना भी याद करो तो भी चल जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम फिर पढ़ा क्यों रहे हो? मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ी एडवांस तैयारी करते हैं और वो पूछते हैं, तो आपके मन में ये ना रहे कि मैंने कुछ छोड़ दिया। नहीं, मैं आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ा रही हूँ। लेकिन एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ग्रे और डोलिटिल यानी 1982 में इन्होंने यहाँ पर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। सिर्फ इतना ही प्रश्न आप लोगों से पूछता है। लेकिन अगर आप एडवांस तैयारी करना चाहते हैं और ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो ये 6 नाम याद करना। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप याद नहीं करना चाहते, आप सोचोगे कि मैम नहीं याद करना, तो मैं भी कह दूंगी कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी याद नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब देखो, अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बढ़िया अच्छी टीचर मिल गई है ना, जो तुम्हें बता रही है कि ये याद मत करो, है ना। चलो, यहाँ तक बात समझ आ गया।
हाँ, एमटीएस में भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों का आता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की प्रोटिस्टा क्या होता है मैम। आखिर कल मैंने आपको बताया था बेटा, प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम सभी प्रोटोजोआ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। अभी जब मैं कल आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और डिटेल में पढ़ाऊंगी ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगी, तब एक एक चीज़ें और बताऊंगी। अभी सिर्फ हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक रोड मैप देख रहे हैं कि कौन कौन से किंगडम क्लासिफिकेशन आए, कौन कौन से वर्गीकरण किन किन साइंटिस्ट ने यहाँ पर दिए। अभी सिर्फ हम इतना ही जान रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आया कि भाई 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर बोले नहीं नहीं ये भी हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो इतने में एक नए साइंटिस्ट और आए, और 2 साइंटिस्ट साथ में आए जिन्होंने दिया 8 जगत का वर्गीकरण। 8 जगत का वर्गीकरण। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि दीदी आपने 7 जगत छोड़ दिए, 7 तो है ही नहीं। बेटा 7 आया ही नहीं, आया भी तो उसको कोई नहीं पढ़ रहा। 6 के बाद सीधे आया 8 जगत का वर्गीकरण। अब 8 जगत के वर्गीकरण क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने देखा है कि 3-4 सालों में 1-2 प्रश्न जरूर आया है कि 8 जगत का वर्गीकरण किसने दिया। तो आंसर करना, 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है। 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था कैविलियर और एक का नाम था स्मिथ। एक का क्या नाम था? कैविलियर, और एक का नाम था स्मिथ। और ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के 1987 में यह दिया। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि अगर आप ईयर याद नहीं करते, इतना कुछ जंजाल याद नहीं करते, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है बच्चों कि 8 जगत का वर्गीकरण दिया गया था। किसने दिया था? तो आंसर करना कि कैविलियर और स्मिथ नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह वर्गीकरण दिया था। ठीक है, क्लियर है? अब परेशान मत हो, बस आपको इतना ही याद रखना है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, और देखते हैं कितने बच्चों को कितना याद है। चलो, तो सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बताओ फटाफट, कमेंट भर दो आज, बताओ फटाफट से, कमेंट करके बताओ फटाफट से। क्या बात है, बहुत अच्छे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो लीनियस ने दिया था। फिर नेक्स्ट 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 3 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। वेरी गुड। 4 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? बताओ फटाफट, कमेंट आने चाहिए, जल्दी जल्दी बताइए। 4 जगत का जो वर्गीकरण है वह किसने दिया था? बताओ। क्या बात है, कॉपलैंड ने दिया था। वेरी गुड। नेक्स्ट 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट R.H. विटकर ने दिया था। कब दिया था? सन पूछेगा, ठीक है, यहाँ पे इसका ईयर पूछेगा तो 1969 में दिया गया था। ये भी पूछेगा कि कौन कौन से किंगडम के नेम हैं, बताइए फटाफट से, जल्दी से इसका आंसर करिए। क्या बात है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जल्दी फटाफट, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियोर, एनिमेलिया। और असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, यह आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? बताओ फटाफट से, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? क्या बात है, बहुत अच्छे, ग्रे और डोलिटिल ने दिया। वेरी गुड। फिर 8 किंगडम क्लासिफिकेशन, 8 किंगडम क्लासिफिकेशन, 8 जगत का वर्गीकरण किसने दिया? तो आंसर क्या करना है? कैविलियर और स्मिथ ने दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये सब याद नहीं करो तो भी चलेगा, ठीक है। मैं मौज हो गई आज तो बच्चों की, है ना। ठीक है, तो ये किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिए गए और इसके ऊपर काफी प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं। क्या बात, बहुत अच्छा। कुछ बच्चे कह रहे ग्रे और ग्रे नहीं बच्चों, ठीक है, ग्रे ठीक है, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था किंगडम के हिसाब से वर्गीकरण किया गया। अब मैं आपको ना एक नया, जितना पढ़ा वो अब एक टॉपिक हमारा कंप्लीट है ना, अब इसी में ही टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण में ही एक शब्द के ऊपर भी प्रश्न आता है, और ये जो शब्द है वो है डोमेन। ठीक है, क्या है? डोमेन। अब हम डोमेन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है डोमेन?
तो डोमेन की अगर हम बात करें तो जैसे अगर कोई मुझसे पंगा लेता है तो मैं क्या कहती हूँ पता है, कि तुम मेरे ना रास्ते में मत आना, मैं भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी, तुम भी खुश मैं भी खुश। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं ना कि अगर कोई हमसे लड़ाई कर रहा होता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई देख, और अगर कोई मान लो दादा है, गुंडा है, गुंडी है, तो क्या कहेंगे, मेरे इलाके में मत आना, समझ गए, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो इलाका मतलब होता है क्षेत्र, डोमेन मतलब होता है क्षेत्र, साम्राज्य, जहाँ पे तुम्हारा साम्राज्य चल रहा है। और साम्राज्य चल रहा है इसका मतलब कि तुम कहीं के महाराजा हो, सबसे हाईएस्ट पोस्ट में हो, तुम वहाँ पे राज कर रहे हो, तो उतना जितना भी क्षेत्र होगा वो तुम्हारा होगा, और उसे हम क्या कहेंगे कि भाई ये डोमेन है और यहाँ की मैं क्वीन हूँ, या मैं महाराजा हूँ, महारानी हूँ, प्रिंसेस हूँ, जो भी हूँ, ठीक है, या प्रिंस हूँ, ठीक। चलो, तो डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये समझ आया कि सबसे बड़ा इलाका, जो सबसे बड़ा ओहदा है, जो सबसे बड़ा पोस्ट है, जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि रैंक है, सबसे बड़ी रैंक है, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा तो दूसरा एग्जांपल देती हूँ। हम स्कूल के बारे में बात करते हैं, KG 1 से लेके या प्ले वाले जो होते हैं, किंडर मतलब वाले जो बच्चे होते हैं, वहाँ से लेकर के 12वीं कक्षा तक, 12th क्लास तक क्या होता है, हमारा स्कूल होता है। तो जो 12th क्लास में बच्चे हैं वो एक तरह से राजा की तरह ही तो है ना। तो अगर उस स्कूल के बारे में बात हो रही है तो जो 12th क्लास है वह कैसा है, सबसे हाईएस्ट रैंक है, सबसे हाईएस्ट रैंक है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम डोमेन के बारे में बात करते हैं तो जो वर्गीकरण है, जो हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, या फिर जो हम यहाँ पे टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, उसमें जो सबसे हाई रैंक होगी वह किसकी होगी, तो आंसर करना डोमेन की होगी। जैसे अगर हम सरकारी पदों के बारे में बात करते हैं तो जो राष्ट्रपति हैं वो फर्स्ट मैन कहलाए जाते हैं, है ना, या फर्स्ट वुमेन। तो जो राष्ट्रपति जो पद है हमारा, ठीक है, जो पोस्ट है हमारी, वो सबसे हाईएस्ट रैंक है, तो वो क्या होगी, डोमेन हो गई, राइट बच्चों। तो इसलिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब कभी भी आपसे यह पूछा जाए कि टैक्सोनॉमी के अंदर या वर्गीकरण जब हम कर रहे हैं तो सबसे उच्च रैंक कौन सी होती है, सबसे हाई रैंक कौन सी होती है, उसको क्या कहा जाता है, तो आंसर आपको क्या करना है, डोमेन। तो देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पर, पहले हिंदी में देखते हैं, हिंदी मीडियम के काफ़ी बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी परेशान मत हो, मैं बाईलैंग्वेज पढ़ा रही हूँ, दोनों को बहुत अच्छे से समझ आएगा, ओके। चलो, तो डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो पदानुक्रमित, यानी पद को क्रम से अगर हम रखें, किसी का भी जैविक वर्गीकरण अगर हम कर रहे हैं, जीवित जानवरों का, पक्षियों का, पेड़ पौधों का, सूक्ष्म जीवों का, किसी का भी अगर हम वर्गीकरण कर रहे हैं, तो जो सर्वोच्च श्रेणी होती है ना वर्गीकरण की, उसे क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। इंग्लिश में भी देखते हैं यहाँ पर, द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल रैंक, द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल रैंक, रैंक आपको पता है, हाईएस्ट सबसे ऊंचा, सबसे अबव, और टैक्सोनॉमी यानी जब हम उसको वर्गीकृत कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, तब की बात हो रही है। तो जब कभी भी हम कोई भी यहाँ पर वर्गीकरण करेंगे तो जो सबसे हाईएस्ट रैंक होगी वह क्या होगी, डोमेन होगी। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कि सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सी हो गई, यहाँ पर हमारी डोमेन हो गई, यानी साम्राज्य, या जिससे हम कह सकते हैं क्षेत्र हो गई, है ना। हिंदी में इसको आप क्या लिखेंगे, सर्वोच्च श्रेणी, सर्वोच्च श्रेणी, ठीक है, ठीक है, हमें पता चल गया। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी हुई, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि हमारी बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वह कौन सी होती है, सेल होती है, कोशिका होती है, बिल्कुल होती है। इसी तरीके से अगर मैं आपको यह कहूँ कि जब हम टैक्सोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्गीकरण में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है,
या स्मॉलेस्ट रैंक कौन सी होती है, यही तो पूछा जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर सबसे छोटी श्रेणी या सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, और यहाँ पे तुरंत आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, स्पीशीज यानी प्रजाति। बहुत सारी बुक में जाति भी लिखा हुआ है, तो आप लोग जाति ही याद कर लो, है ना। चलो लिख लो यहाँ पर जाति, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको नोट करिए अपनी नोटबुक पे। बेटा मैं आप लोगों को सारी पीडीएफ दे रही हूँ साथ के साथ, लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप अपनी नोटबुक पे अगर नोट करोगे ना तो वो और बहुत अच्छी होगी। चलो अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सचिन शाक्या नाम का एक बच्चा है, कह रहा है कि मैम आप रहने दीजिए। क्या रहने दीजिए, क्या रहने दीजिए बताओ। कल क्लास ज्वाइन नहीं किए थे, ठीक है कोई बात नहीं, कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा सचिन को शायद ना खान सर से पढ़ना है। बेटा खान सर तो पढ़ाएंगे नहीं बायोलॉजी, खान सर आपका जनरल नॉलेज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो खान सर तो यहाँ पे पढ़ाएंगे नहीं, तो आप अगर उनसे पढ़ना चाहते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा लगभग 6 महीने, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं। बाकी जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत करो आप, ठीक है, उनको डिस्टर्ब मत करो। चलो सर उनको रहने दो दीदी, ठीक है, चलो रहने देते हैं ऐसे लोगों को। चलो बेटा मैं आपको बताऊं, ये जो टॉपिक है ना महा बोरिंग है, पता, फिर भी मैं आपको खूब इंगेज करके पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बोरिंग है पर इम्पॉर्टेंट है, कड़वा है लेकिन दवाई है, खानी तो पड़ेगी। चाहे प्यार से खाओ, चाहे थप्पड़ खा के खाओ, चाहे डांट खा के खाओ, पढ़ाई तो देखो करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो चलो सभी बच्चे बहुत थैंक यू बच्चों। चलो तो यहाँ तक ठीक है। मैम यहाँ नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा एक मिनट रुको, मैं इसको, चलो अब दिख रहा होगा, है ना, अब दिख रहा होगा। चलो ठीक है, ओके बच्चों, ठीक। अब आगे बढ़ते, थैंक यू बच्चों सभी को, थैंक यू। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि हमने यह देखा कि जो सबसे हाईएस्ट रैंक है, जो सर्वोच्च श्रेणी है, यानी कि डोमेन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सबसे सर्वोच्च श्रेणी है, सबसे हाईएस्ट रैंक है। लेकिन अगर सबसे स्मॉलेस्ट रैंक के बारे में बात की जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट रैंक कौन सी है, तो आंसर आपको करना है स्पीशीज यानी कि जाति है, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक जो कुछ भी हमने क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखा उसमें हम लोग कह रहे थे जगत, किंगडम। तो किंगडम क्या था फिर, तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, किंगडम भी एक तरह की रैंक होती है, लेकिन वह डोमेन से छोटी रैंक होती है, ठीक है। और जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने किंगडम के आधार पर ही क्लासिफिकेशन किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या डोमेन के हिसाब से, क्या साम्राज्य या क्षेत्र के आधार पर भी कभी क्लासिफिकेशन हुआ क्या? तो बेटा मैं आपको बताऊं, अभी तक एक भी प्रश्न नहीं पूछा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी अगर आप उठा के देखेंगे तो एनसीईआरटी में छोटा सा एक लाइन लिखा हुआ है कि डोमेन के हिसाब से भी वर्गीकरण हुआ था, और एक ही वर्गीकरण हुआ था जिसको हम कहते हैं 3 डोमेन सिस्टम, ठीक है। तो अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, पर हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछे आपका, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो इम्पोर्टेंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसी चीज ना छोड़े कि बाद में हमें पश्चाताप हो उस चीज के लिए कि अरे हम पढ़ लेते, 2 लाइन का तो था और हमारा रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दिया है तो उसको जरूर हमें कवर करना है। तो जब हमने एनसीईआरटी को ओपन किया तो वहां पर दिया था 3 डोमेन सिस्टम, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था, ठीक है। इसको हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ, 3 डोमेन वर्गीकरण,
3 डोमेन वर्गीकरण। आपको क्या याद यहाँ पे करना है कि 3 डोमेन वर्गीकरण किसने दिया था, बस आप इतना याद कर लेना, ठीक है। मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हो, इतनी सी याद तो कर ही सकते हो। तो यहाँ पर कार्ल वोइस नाम के साइंटिस्ट थे और उनके जो सहयोगी थे, ठीक है, यहाँ पे क्या थे, कार्ल वोइस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके सहयोगी थे, उन्होंने ही 3 डोमेन वर्गीकरण यहाँ पर दिया। और ये जो 3 डोमेन था यह कौन कौन सा था, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक। तो अगर आप लोगों को इतना नहीं डिटेल में पढ़ना, कोई बात नहीं, सिर्फ एक चीज याद कर लो कि 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया था, और आपको सीधे आंसर करना है कार्ल वोइस और उनके जो चेले थे, यानी उनके जो सहयोगी थे, शिष्य थे, उन्होंने ही यहाँ पर 3 डोमेन का वर्गीकरण दिया था। बस इतना याद कर लो, ठीक है। बाकी कुछ याद नहीं करो चलेगा, बस इतना याद कर लो, एक लाइन याद कर लो बस यहाँ पर, वो क्या है, कार्ल वोइस, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, क्लियर है। हाँ, एनसीईआरटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी चीज़ों को हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। बोर्ड को सही कर लीजिए मैम। ओके, कुछ दिक्कत हुई है क्या बोर्ड में? बच्चों बोर्ड तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इधर से थोड़ा सा कट हो रहा था, ठीक है, अब दिख रहा है। चलो ओके, चलिए बच्चों यहाँ तक हो गया। थैंक यू राजवीर, सभी बच्चों को थैंक यू, ठीक है, थोड़ा सा कट हो रहा है अब, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब छोटा सा 2 मिनट की बात और आप लोग को यहाँ पर सुनना है, ठीक है। अब जो कुछ भी वर्गीकरण हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो वर्गीकरण में एक चीज और आप लोगों को जोड़ करके पढ़नी होगी, और वह क्या है, वो है आपको लाइन से, ठीक है, लाइन से आपको पता होना चाहिए कि बढ़ता और घटता क्रम क्या क्या होता है। अगर इस हम रैंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो रैंक होती है यह कौन कौन सी होती है, घटते और बढ़ते क्रम में, ठीक है। स्टार्ट करें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, स्पीशीज, जिसको हम सभी क्या कहते हैं, जाति के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और जो सबसे हाईएस्ट रैंक होती है, सबसे सर्वोच्चतम इकाई जो होती है, वह कौन सी होती है, डोमेन होती है, जिसको हम सभी यहाँ पर साम्राज्य कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनके बीच में भी पूछा जाता है कि बीच में भी तो अलग अलग रैंक होगी, यानी पहली कक्षा और 12वीं कक्षा थोड़ी होगी, पहली कक्षा के बाद दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ऐसे ही तो कक्षा होगी ना। तो जो कक्षा है, जो रैंक है, जो टैक्सोनॉमी रैंक है, वो भी तो अलग अलग होगी बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्पीशीज होती है, स्पीशीज से ऊपर आता है जीनस, यानी कि वंश आता है, ठीक है। इस स्पीशीज के बाद क्या आएगा, जीनस, जाति के बाद वंश, जीनस के बाद फैमिली, जिसको कुल कहते हैं, फैमिली के बाद ऑर्डर, जिसको गण कहते हैं, ऑर्डर के बाद आता है क्लास, जिसको वर्ग कहते हैं, क्लास के बाद आता है फाइलम, जिसको संघ कहते हैं, और फिर आता है किंगडम। अभी हम पढ़ रहे थे ना, 2 किंगडम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वही वाला किंगडम है, इसको हम जगत कहते हैं। पर किंगडम से भी ऊपर आता है क्या, डोमेन सिस्टम, यानी साम्राज्य। तो यह बढ़ते हुए क्रम में आपको आना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछता है, तो बढ़ते हुए क्रम में आएगा। तो सिंपल सी बात है कि घटते हुए क्रम पे ऑटोमेटिकली ही आप लोगों को याद हो जाएगा, तो बढ़ते हुए क्रम में आप इसको यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो फटाफट से इसको नोट करो जल्दी से। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? मैम इसमें क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? जाति से पहले होगी ये सब बेटा, जाति से बढ़ते हुए क्रम में ये सब होगी। क्वेश्चंस कैसे करेंगे इसको यहाँ पर? हाँ, मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चंस जो है ना, वो कल मैं आप लोगों को इसके करवाऊंगी। जो कुछ भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना, जैसे ही ये खत्म होगा इसके बाद मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगी, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए।
वैसे एक एक करके तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, है ना, मैं बता ही रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर 1% कोई डाउट है तो जब अभी मैं इसका टेस्ट लूँगी आप लोगों का, ऐसे मत सोचना कि आहा कितना अच्छा लग रहा है, बस पढ़ते जा रहे हैं, ओहो इतना रिलैक्स होके पढ़ते जा रहे हैं। रिलैक्स होके पढ़ाया जा रहा है ताकि आप बिना टेंशन के याद कर सको, ठीक है। लेकिन जब टेस्ट होगा ना तो वहीं पे फिर कान पकड़ के उठक बैठक भी लगवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर का भी दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो मैंने करके रखे हैं सेट पूरा, परेशान मत हो। हर 10-15 दिन में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करवाऊंगी, ठीक है। और मैं जैसे ही मेरा चैप्टर ख़त्म होगा, एक चैप्टर, उसके तुरंत बाद मैं टेस्ट भी लूँगी आप लोगों का, ताकि ये तो पता चले ना कि आपको कितना समझ आया, ओके। और अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं बेटा जो कई बार थ्योरी से हम नहीं पकड़ पाते, पर जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं ना उसका, तो हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाती हैं, ठीक है। लेकिन थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं होगी, रिलैक्स रहो, ठीक है। कम से कम बायोलॉजी के लिए तो तुम रिलैक्स रहो कि अगर तुम यहाँ पढ़ लेते हो ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसके बाद आज से 2 साल बाद तुम बुक उठाओगे, ठीक है, तो भी तुम्हें चीज़ें याद रहेंगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ऐसा मत करना कि अब आज पढ़ लिया अब 2 साल बाद उठा रहे, नहीं नहीं, ये कह सकते हो ना कहावत सी थी, इसलिए बोल दिया मैंने, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपको फिर से ध्यान रखना है, सबसे पहले स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम, फिर डोमेन। यानी जाति हो गया, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत और साम्राज्य, ठीक है। तो जो टैक्सोनॉमी था, जो वर्गीकरण था, वो किस तरीके से होता है ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो पॉइंट था, जो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो सबसे, अरे भाई क्या हो रहा है ये, चलो कोई बात नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था हमारा यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत का वर्गीकरण। तो ये अब आपको थोड़ा सा ना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ना एक एक चीज़ के ऊपर बहुत प्रश्न आता है। जैसे कुछ बच्चों ने पूछा था कि मैम प्रोटिस्टा क्या होता है, मोनेरा क्या होता है ना, तो कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, जो कि नॉर्मल बात है भाई, हम भी स्टूडेंट थे, हमें भी नहीं पता था, है ना। तो इनको अब हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है, ये इसके ऊपर काफ़ी प्रश्न आपके अलग से भी बनते हैं, ठीक है। तो चलो सभी तैयार हैं, तो अब आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे और वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो कैसा समझ आ रहा है सभी को? मैम मेरा यह फर्स्ट क्लास है, मैंने आज ही परचेस किया है। चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैम प्लीज़ स्क्रीन पीडीएफ प्रोवाइड करवाइएगा। अच्छा ठीक है, मैं यही वाला पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलिए चलो, सचिन कह रहे हैं सॉरी मैम ठीक है कोई बात नहीं, बच्चों पढ़ाई करो। देखो पता है क्या है कि आप लोग बिल्कुल नए हो मेरे लिए, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नई हूँ, है ना, इसलिए शायद इस तरह के ख्याल आपके मन में आते होंगे, पर परेशान मत हो, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, परेशान मत हो। बढ़िया लग रहा है? चलिए तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 5 जगत का वर्गीकरण। चलिए फटाफट से नोट करिए, 5 जगत का वर्गीकरण, 5 जगत का वर्गीकरण, ठीक है। अब 5 जगत के वर्गीकरण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि 5 जगत का वर्गीकरण दिया किसने था। अगेन क्वेश्चन आपका आ गया, और मैंने तुरंत ही आपको बताया था कि 5 जगत का जो वर्गीकरण है वह किसने दिया है, R.H. विटकर ने दिया है। किसने दिया है? R.H. विटकर ने दिया है। कब दिया है? 1969 में दिया है, बता रखा है आपको पहले ही। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या क्या इनके नाम है, ये भी मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आता है मोनेरा किंगडम, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर प्रोटिस्टा किंगडम। तीसरे नंबर पर क्या आता है? कवक यानी फंजाई। फिर आता है प्लांटी यानी कि पादप।
फिर आता है एनिमेलिया यानी जंतु जगत। चलिए, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 जगत का वर्गीकरण R.H. विट्टिकर ने दिया, 1969 में दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये 5 इन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया था। ठीक है मैम, क्या अभी भी बैच परचेज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम लोग इसको यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मोनेरा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में बात होगी? यहाँ पर मोनेरा के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। तो जल्दी से आप सभी को यहाँ पर हेडिंग लिखना है और वो है मोनेरा। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे अलग से आप लोगों को लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो पहले समझा देती हूँ बोर्ड में, फिर आपको रिटन फॉर्म में यहाँ पे बता दूंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में? मोनेरा के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले नंबर पर मोनेरा था, तो मोनेरा के बारे में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे। अब मोनेरा की अगर हम बात करें तो मोनेरा जो किंगडम बनाया गया, यह जो जगत यहाँ पर बनाया गया, यहाँ पे किस तरह के प्राणियों को रखा गया होगा? सबसे पहले तो आपको दिमाग में यह रखना है। तो कैसे प्राणियों को रखा गया होगा? तो नंबर फर्स्ट, यहाँ पर जो रखे गए वो सभी के सभी प्रोकैरियोट्स थे। क्या थे? वो सभी के सभी प्रोकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोटिक थे। अब ध्यान करो, मैंने आपको पहली ही क्लास में पढ़ाया था क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोट्स मतलब ऐसे जीव जो कि बहुत ही सिंपलर है, बहुत सरलतम है, और इनके पास न्यूक्लियस है तो, पर इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला नहीं है, और इस वजह से इनका जो केंद्रक है, इनका जो न्यूक्लियस है, वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाता। और इसी वजह से इस तरह के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी यहाँ पर जीव होते हैं, उनको क्या कहा जाता है कि ये तो इमैच्योर है, ये अल्प विकसित हैं, ये पूरी तरीके से विकसित नहीं है, है ना। और क्या कहा जाता है कि इनमें न्यूक्लियस हो चाहे ना हो बात बराबर है, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे जितने भी जीव हैं जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं, उनको हमने कहाँ पर रख दिया? मोनेरा में रख दिया। ठीक है, दूसरे नंबर पर पॉइंट आता है यहाँ पर, और वो है यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव क्या है? याद करो, कल ही मैंने समझाया है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से बने हैं, सिर्फ वन सेल से बने हुए हैं, उनको क्या कहा जा रहा है? यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, उनको यहाँ पर कहा जा रहा है। हम सभी क्या है? मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय, बहुत सारी सेल से बने हैं। पर ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे भी प्राणी हैं, ऐसे भी जीव हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने हुए हैं। ठीक है, और इतने ज़्यादा वो मतलब परफेक्शन लेवल में है कि वो अपने सारे काम कर सकते हैं। वो खा सकते हैं, खाने को पचा सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन यानी अपने जैसे नई संतानें बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो हम लोग करते हैं सब कुछ वो कर सकते हैं। तो उनकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह क्या है, क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर। तो जितने यहाँ पर आप देखोगे कि प्रोकैरियोट्स होने चाहिए और यूनिसेलुलर होने चाहिए, उन सभी को हमने कहाँ पे रख दिया है? मोनेरा में यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, बात समझ आ गई है? अमीबा हो सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अमीबा होंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कल भी मैंने आपको बताया था। चलो, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अरे कहाँ चला गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके जो उदाहरण हैं, वह कौन कौन से यहाँ पर हो सकते हैं।
तो नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला नंबर किसका आएगा? तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था वो है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। और दूसरे नंबर पर मैंने आपको उदाहरण बताया था वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम सभी क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल। प्यार से हम इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, है ना? कल भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया था। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फटाफट से इसको नोट करिए। क्या बात है, सबका बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट आता है वह ये है कि जब मोनेरा के बारे में आप बात करते हो तो जो भी यहाँ पर मोनेरा होगा, ठीक है, उसके चारों तरफ सेल वॉल पाया जाता है ना? अब आप कहोगे कि मैम इससे पहले तो जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो भी प्लांट्स होते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के चारों तरफ क्या पाया जाता है? उनके सेल के चारों तरफ सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। पर यहाँ पर भी पाई जाएगी? तो आंसर हाँ, यहाँ पर भी सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी आपको लिखना पड़ेगा। लिखिए यहाँ पर सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट। लिखिए यहाँ पर कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, उपस्थित रहती है, उपस्थित है, रहती है नहीं, उपस्थित है या होती है। ठीक है, तो दिमाग में आपके प्रश्न आ रहा होगा कि क्या ये जो बैक्टीरिया होती हैं, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है क्या? बैक्टीरिया के पास सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती है क्या? तो इसका आंसर है हाँ, होती है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ प्लांट सेल में पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति है, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जितने भी जीवाणु होते हैं, जो ट्रू बैक्टीरिया है, ठीक है, उनमें आपको सेल वॉल दिखाई देगी, कोशिका भित्ति दिखाई देगी। ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर आप बात करते हो तो ब्लू ग्रीन एल्गी में भी, नील हरित शैवाल में भी आपको सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पे एक प्रश्न और आता है कि भाई हमने तो जब प्लांट के बारे में बात की थी तो प्लांट की जो सेल वॉल थी, जो कोशिका भित्ति थी, वो तो सेलुलोज से बनी थी, सेलुलोज नाम के एक कार्बोहाइड्रेट से बनी थी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में? मोनेरा के बारे में, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में, तो जो भी यहाँ पर बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल किससे बनी हुई होगी? ये भी तो आप लोगों से पूछा जाएगा, है ना? तो चलो नोट करो यहाँ पर कि अगर हमसे यह पूछे कि इसकी जो सेल वॉल है वह किससे बनी है, तो आंसर करना पॉलीसैकेराइड से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? पॉलीसैकेराइड से बनी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अलग से नोट करके भी आप लोगों को बता देती हूँ कि नोट करके भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी सेलुलोज के बारे में बात हो, किसके बारे में? सेलुलोज के बारे में, तो जो सेलुलोज होता है वह किसकी सेल वॉल में पाया जाता है? प्लांट सेल की, यानी पादप कोशिका, पादप कोशिका की सेल वॉल में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर यह भी आपको ध्यान रहे कि जब हम सभी बात करते हैं काइटिन नाम के एक पदार्थ की, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये किस में पाया जाता है? तो जब हम फंजाई या फंगल सेल के बारे में बात करते हैं, कवक की कोशिका के बारे में बात करते हैं, तो उसकी कोशिका भित्ति में यह हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट से, जल्दी से इसको नोट करो। तो मैंने आपको यह बताया कि जब कभी भी हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल के बारे में, तो इनमें भी सेल वॉल उपस्थित है।
ठीक है, इनमें भी कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन वह किससे बना हुआ होता है? अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो हमेशा आंसर करना कि पॉलीसैकेराइड से वह बना हुआ होता है। जबकि बात अगर सेलुलोज के बारे में आती है तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल में आपको क्या दिखाई देगा? सेलुलोज दिखाई देगा। जबकि काइटिन की अगर हम बात करते हैं तो जो फंगल सेल होती है यानी कवक की कोशिका होती है उसमें भी आपको सेल वॉल दिखाई देता है, उसमें भी आपको कोशिका भित्ति दिखाई देती है। और वह किससे बनी हुई होती है बच्चों? तो वह काइटिन की बनी हुई होती है। साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब कभी भी हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं तो जो भी यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल है ये एडवांस नहीं है। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई, या फिर जो बहुत ही कह सकते हैं मैच्योर तरीके के, जो बहुत ही बेस्ट तरीके के, सुविकसित तरीके के जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम वगैरह जो नॉर्मल है, जो सिंपल है, वो सभी पाए जाएंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, या जिसको आप क्या कहते हो हरित लवक, है ना, हरित लवक कहते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई, इस तरह के जो काफ़ी हाईली डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जो किसी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, वो सब यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान यहाँ पर रखिएगा। चलो हाँ ठीक है, मैं साइड हो जाती हूँ, नोट कर लो इसको फटाफट से। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए, हो गया यहाँ तक, समझ आ गया सभी को? चलो अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया। एक एग्जाम्पल और लिख देती हूँ और वह है यहाँ पर आर्चिया। क्या हो गया यहाँ पर? आर्चिया। अब आप कहोगे कि मैम ये आर्चिया क्या है? तो प्यारे बच्चों, आर्चिया भी एक तरह की बैक्टीरिया ही होती है। ठीक है, एक तरह की यह बैक्टीरिया ही होती है। क्लियर है? ओके, तो मोनेरा किंगडम आप लोगों को समझ आया अच्छे से? कोई डाउट है तो पूछिए, जल्दी से पूछिए, फटाफट से पूछिए। ठीक है, ओके, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलो, क्या कह रहे हैं बच्चे? मैम अब रहने दो मैम। गिरी जी, आप इतनी जल्दी अगर थक जाएंगे तो कैसे चलेगा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हाँ, यहीं पर ही बिल्कुल जैसा यहाँ पे लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है मैम, ईस्ट में क्या होगा? उज्जवल, ईस्ट की अगर आप बात करते हो तो बेटा जैसे कल की क्लास में मैंने बताया था कि जो ईस्ट होता है वह एक तरीके का कवक होता है ना? तो उसकी अगर आप बात करेंगे तो वहां पर आपको काइटिन दिखाई देगा। ठीक है, काइटिन दिखाई देगा। तो जितने भी कवक होंगे उनकी जो सेल वॉल होती है वहां पर आपको काइटिन दिखाई देता है। ठीक है, चलिए एक बार और। काइटिन समझ नहीं आया मैम? अच्छा, काइटिन समझ नहीं आया। देखो बच्चों, काइटिन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, बिल्कुल वैसे ही काइटिन भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आप सभी फंजाई के बारे में यानी कवक के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी सेल वॉल है, और प्लांट जो सेल है उसमें भी सेल वॉल है। तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वह सेलुलोज की बनी हुई होती है, और जो फंजाई होता है, जो कवक होता है, उसकी जो सेल वॉल होती है वह काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो इतना ही मैंने आपको बताया था। नोट कर लिया सभी ने? चलिए, मोनोसैकेराइड क्या होगा मैम? बेटा देखो, जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं, ठीक है, सबको पता है कार्बोहाइड्रेट इंटेंस एनर्जी देती है, तत्कालीन रूप से एनर्जी देती है। अब गर्मी आ गई, अब मैं थक गई पढ़ा पढ़ा के, मैं ग्लूकोन डी पी लूँगी एक ग्लास, है ना? तो जो ग्लूकोन डी का पाउडर है उसमें कार्बोहाइड्रेट है जो इंटेंस एनर्जी हमको देती है, तो उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो तुरंत दे रही है। अब कुछ बच्चे कहेंगे फैट भी हमें एनर्जी देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट हमें एनर्जी देती है, पर उससे एनर्जी पाने के लिए हमको एक्सरसाइज या फिर रिस्पायरेशन रेट
यानी श्वसन दर को तेज करना होता है, प्राणायाम करना होता है, कोई शारीरिक कार्य करना होता है और थोड़े टाइम बाद वह आपको एनर्जी देगी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की अगर आप बात करें तो वह आपको इंटेंस तुरंत एनर्जी यहाँ पर देती है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर एक बच्चे ने पूछा कि मैम मोनोसैकेराइड क्या होता है। बेटा ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट है, जो इकाई है, वो है सैकेराइड। तो इस तरीके से मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ऐसे 4 अलग अलग तरीके से भागों में उसको बांट के हम पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का अगर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है तो उसको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं, 2 मॉलिक्यूल है तो बाइसैकेराइड कहते हैं, अगर 7, 8, 9 इस तरीके के हैं तो उसको हम सभी क्या कहेंगे यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, अगर 9-10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर के वह बना हुआ है तो उसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो ऐसा ही है। तो सेलुलोज की अगर आप बात करो तो वो पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, चलो तो डाटा खत्म हो जाता है मैम। अच्छा ठीक है मैम, ये सेलुलोज जो है वो प्लांट की सेल वॉल है। प्लांट की सेल वॉल नहीं है, प्लांट के सेल वॉल को बनाती है। ठीक है, हाँ चलिए, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ओके मैम हम थक गए हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं मैम। यूग्लिना यूनिसेलुलर में आएगा? हाँ यूग्लिना यूनिसेलुलर में आएगा, लेकिन वो प्रोटिस्टा के अंदर आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ तक ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, थक गए हो, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। कल की क्लास जो आप लोगों की होगी उसमें मैं प्रोटिस्टा से आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सब बैटरी खत्म हो गई, डाटा खत्म हो गया, सब खत्म हो गया बच्चों का। बच्चों पिटाई हो जाएगी, ऐसे नहीं होती पढ़ाई, है ना? तो आप लोगों को बचा के तो रखना पड़ेगा इस क्लास के लिए, बायोलॉजी की क्लास के लिए। ऐसे नहीं चल पाएगा, फिर तो आपका सिलेबस बहुत लेट हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, आज के सेशन को इतना ही रखते हैं और कल फिर से हम लोग मिलेंगे। ठीक है, और कल इसके आगे का पढ़ाऊंगी और साथ में आप लोगों को समझाऊंगी मैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, द्विनाम पद्धति क्या होते हैं, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।